तो आज से शुरुआत करें आपके सिलेबस की। आप तो शायद पुराने हो। अच्छा, पहले थे आप। तो पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा। ओके स्टार्ट। तो बेसिक में आपको बताऊंगा थोड़ा सा। बेसिक से मतलब ये हो गया कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस प्रकार के प्रश्न आने हैं। और क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई फाउंडेशन बैच है और पीटीआई फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो पीटीआई में, चाहे सेकंड ग्रेड का दो, चाहे थर्ड ग्रेड का दो। लगभग जब मैं मेरे विषय की बात करूंगा राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की, तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में आपको सिलेबस एक जैसा दिखाई देगा। एक लाइन एक शब्द भी चेंज नहीं है, हूबहू वैसा का वैसा। फिर प्रश्न ये उठता है कि सर फिर अंतर क्या होगा? क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में कोई अंतर ही नहीं होगा? अंतर क्यों नहीं होगा? बहुत कुछ अंतर होगा। कई बार एक जैसा सिलेबस लगता है, लेकिन आपको पता है कि अपन एक छोटा सा उदाहरण दे कि जैसे राणा सांगा है। राणा सांगा चाहे तो 5 लाइन में भी कंप्लीट हो सकता है, राणा सांगा चाहे तो 500 लाइन में भी कंप्लीट हो सकता है, और हम चाहे तो उसको 500 लाइन में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा एक लेवल का, एक प्रश्न का तरीका। हमेशा जितने भी थर्ड ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसके अंदर प्रश्न बनते हैं फैक्चुअल। फैक्चुअल से मतलब हो गया तथ्यात्मक। तथ्यात्मक मतलब इतना सा कि जैसे राणा सांगा के समकालीन मुगल राजा कौन था, एक प्रकार से रटने की बात हो गई। तो सब पढ़ेंगे कि साहब राणा सांगा के समकालीन कौन था? बाबर था। तो ये एक रटने वाली बात हो गई कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सब जानते हैं साहब, 2 युद्ध हुआ था, एक खानवा का और एक बयाना का। तो ये हो गया आपके थर्ड ग्रेड का लेवल, एक फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक क्वेश्चन। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ उसके संबंध में असत्य तर्क क्या है, उसके संबंध में सत्य क्या है, दोनों के मध्य खानवा का युद्ध क्यों हुआ। तो जिसमें क्यों शब्द हो जाता है ना, वो आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का लेवल बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि पढ़ना मैटर सब एक जैसा होगा, लेकिन उसके पीछे जो तर्क और जो सोच होती है ना, वो सोच का डेवलपमेंट जो होगा ना, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि पढ़ने के बाद भी हम उसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि शायद हमारी सोच का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आपकी सोच का डेवलपमेंट कब होगा? जब आप उसके अंदर डीपली नॉलेज लेंगे, तब जाकर के सोच में परिवर्तन होगा। इतना ही डिफरेंस है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में। तो फाइनली हम यदि आपके सिलेबस को उठा करके देखें, तो जब आप तीनों ही पैटर्न के सिलेबस को देखते हो तो पॉइंट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल एक जैसे। एक जैसे पॉइंट्स किस प्रकार के? जैसे आप राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे तो आपके सभ्यताएं तीनों हैं, चारों 4 सभ्यताएं हैं, जिसमें कालीबंगा दे रखा है, आहड़ दे रखा है, गणेश्वर दे रखा है, बेरहाट दे रखा है। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि सर 4 ही क्यों? जबकि किसी बाहरी लेवल के एग्जाम को उठाकर देखते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को ही देख लो तो उसके अंदर हम लगभग पूरी सभ्यताएं पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम्हारे 4 ही क्यों? यहां तक कि टीचर्स जो सेकंड ग्रेड है उसमें भी 4 ही सभ्यता है। एक तुम्हारा सिलेबस और टीचर सेकंड ग्रेड और टीचर फर्स्ट ग्रेड सिलेबस आपका मिलता है, बिल्कुल हूबहू सिलेबस आपका मिलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो गया कि उनको उन सभ्यताओं के बारे में सामान्य जानकारी लेनी है, आपको इन सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। 4 देने का मतलब ये है कि जहां पर टॉपिक दे दिया तो इसका मतलब ये है कि उसने सिलेबस निश्चित कर दिया। निश्चित कर दिया तो इसका मतलब उसके अंदर आपके ज्ञान को निश्चित नहीं करना, उन सभ्यताओं के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी ले लेनी है। जैसे सपोज करो, अगर मैं उसके फर्स्ट ग्रेड के ही पेपर का क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे किसी भी सभ्यता से रिलेटेड, तो हम ये पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता, और एग्जाम तो दिए होंगे, छोटे मोटे एग्जाम तो देते रहते हो, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी अगर आप लोग जुड़े हो कंपटीशन से तो ये सामान्य प्रश्न हमारे आते ही है। जैसे हम सब कह दे कि कालीबंगा के मकान सामान्यतः ईंटों से बने होते थे, ईंटों से बने होते थे। ये मैं आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर इसी प्रश्न को मैं थर्ड ग्रेड में बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल में क्या डिफरेंस होगा। कालीबंगा के मकान सामान्यतः ईंटों से बने थे, ये बात सही है गलत है? पहले तो बताओ। ये बात सही है, यानी कि कालीबंगा के मकान सामान्यतः ईंटों से बने होते थे। इस संबंध में
इस संबंध में असत्य तर्क है, असत्य तर्क है, यानी कि आपको गलत तर्क को बताना है। ए, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग। बी, 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग। सी, कच्ची ईंटों के पक्के मकान। डी, पक्की ईंटों के कच्चे मकान। बताओ क्या गलत है, क्या गलत है? ये वो प्रश्न है जो हमें लगता है एक जैसा, मतलब यार सब सही लग रहा है, एक जैसी चीजें लग रही हैं, और यही तुम्हारा लेवल है, ध्यान रखना। यानी कि हमने पढ़ने के बाद भी सोच समझ करके उसका जवाब नहीं देना, यानी कि प्रश्न का आंसर गलत दे देना। बताओ क्या राइट आंसर होगा? सी, यानी कि फर्श में अलंकृत ईंटें बनी हैं, ठीक है, डिजाइन वाली ईंटें लगा दी फर्श में, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 4 प्रकार की ईंटें मिली है, बिल्कुल मिली है हमें 4 प्रकार की ईंटें, क्योंकि हमें यहां से कुछ ईंटें तो मिली है आयताकार, कुछ ईंटें मिली है हमें बेलनाकार, बेलनाकार, कुछ ईंटें मिली है हमें टी आकार, कुछ ईंटें मिली है एल आकार, यानी कि 4 प्रकार की ईंटें मिली है, सही है। कच्ची ईंटों के पक्के मकान, क्योंकि ये ईंटों को पकाते नहीं थे, तपाते थे, धूप में सूखी हुई ईंटें मिली है। अगर पक जाता है तो वो पक्की हो जाती है, लेकिन तपाया है तो कच्ची रह गई। तो यानी कि धूप में तपी हुई ईंटें हैं, लेकिन मकान इनके क्या है? पक्के हैं। यानी कि ये तो आपके क्या हो गया कि ये भी आपके सच है, लेकिन आपने तो क्या देना था? असत्य, क्योंकि यहां पर कच्ची ईंटें मिली है, क्योंकि धूप में तपी हुई मिली है, पकी हुई थोड़ी मिली है, क्योंकि पकने के प्रमाण तो आपको आहड़ से मिले हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, लेकिन यह कह रहा है पक्की ईंटों के कच्चे मकान। ईंटें पक्की भी बता रहे हो, और फिर मकान कच्चे कैसे रहेंगे रे भाई? पक्की ईंटें हैं, मकान कच्चे कैसे होंगे? असत्य तर्क बताना था। इसके अंदर राइट आंसर क्या बनेगा? डी। इसका मतलब सभी इसमें फेल हो गए थे, सभी इसमें फेल हो गए, तो टेंशन मतलब ऑनलाइन वाले भी फेल है, क्योंकि अपनी क्लास शायद लाइव है, यूट्यूब पर है। तो ये तो उन लोगों के लिए बड़े दिक्कत की बात होगी जो खास तौर से ऑनलाइन इसको के सभी बच्चे देखेंगे, राजस्थान के पूरा इंडिया के बच्चे देखेंगे, तो वो उनका दिमाग एक बार हिलेगा कि यार मैंने इस प्रश्न का आंसर कैसे गलत कर दिया। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है मेरा प्रश्न, ये मेरा सबके लिए प्रश्न था, ताकि अपन जो पढ़े तो हमें उस लेवल का पता चले कि यार मुझे आता था, कालीबंगा पढ़ा है मैंने, और आते हुए भी मैंने गलत कर दिया। यही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लेवल होता है। ऐसे प्रश्नों के जवाब तुम्हें कब आएंगे? जब इनमें आप लोग गहनता से जाओगे। गए जमाने जब हमसे पूछते थे कि कालीबंगा का खोजकर्ता कौन था, गए जमाने जब किसी समय हमसे पूछता था, हमने रट रखा है ए घोष, हमने बड़ी खुशी हुई कि मैंने तो इसका पूरा नाम पढ़ लिया, अमलानंद घोष। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमने बीबी लाल का पूरा नाम भी खोज लिया था, है ना, बीबी लाल बी के थापर, कि देख मैं तो बालकृष्ण थापर पढ़ता हूं, और मैं तो देख ब्रजवासी लाल पढ़ता हूं। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि आजकल का जो पैटर्न है उसमें बीबी लाल, बी के थापर बहुत पीछे रह गए। आजकल 5-7 लोग और पढ़ते हैं, हम इसमें उत्खनन करता हूं मैं। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, हो सकता है इसका जवाब तुम्हारे पास हो, कि कालीबंगा सभ्यता थी, इसकी जानकारी सबसे पहले हमें किसने दी? कालीबंगा सभ्यता थी, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? बर्ट ने। ये मेरे पास कमेंट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे कमेंट्स? अच्छा, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले, मतलब इसके जानकारी सबसे पहले हमें किसने दी? आप बोल रहे हो साहब बर्ट है, कैप्टन बर्ट। तो क्या सहमत हो क्या सभी लोग? कैप्टन बर्ट ने दी थी। और टेंशन मत लो, जो सोचेगा साहब ये क्या आ गया बर्ट बर्ट, हम तो जाने ही नहीं क्या सिस्टम है, तो मैं बेसिक से लेके जाऊंगा सिलेबस को, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लेवल क्या है। बर्ट कभी भी आपके कालीबंगा में तो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, ये बेराट की सभ्यता में है, क्योंकि कैप्टन बर्ट वो था जो बेराट की सभ्यता से रिलेटेड है, जिसने भाब्रू शिलालेख की खोज करी थी। भाब्रू शिलालेख की खोज करी थी वो कैप्टन बर्ट है। और लेकिन उसमें भी हमें ये कभी भी नहीं पता चलता कि उसने बेराट की सभ्यता की जानकारी दी।
क्योंकि भाब्रू शिलालेख में तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बेराट की सभ्यता का जो खोज करने वाला था उसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, 1936-37 के अंदर। उसने ही बताया था कि सभ्यता है। कैप्टन बर्ट ने यह थोड़ी बताया था सभ्यता है। कैप्टन बर्ट ने तो भाब्रू शिलालेख को खोजा था जिसमें मौर्य काल की हमें जानकारी मिल जाती है। तो इसका मतलब बर्ट गलत हो गया और आपके राइट आंसर बनेगा इसके अंदर एलपी टेस्टिटोरी। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन था? एलपी टेस्टिटोरी। हम कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता को हमने 1951 से 53 में खोजा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी जानकारी सबसे पहले एलपी टेस्टिटोरी ने दी थी 1900 ईस्वी के अंदर, क्योंकि उस समय बीकानेर का राजा गंगा सिंह था, उसके समय उसने जानकारी दे दी थी। तो कोई ना, एक मैंने सामान्य से पूछा, इसका मतलब यह है कि हमारा लेवल कुछ भी नहीं है। अब बस एक ही सलाह दूंगा कि रोज आना चुपचाप और पढ़ना, है ना, और कोशिश करो कि हमें उसको गहनता से लेकर के जाना है। तो सामान्य रूप से हम ये बात करते हैं कि आपका पहला सिलेबस दे दिया, उसके अंदर पहला टॉपिक दिया है राजस्थान की 4 सभ्यताएं। 4 सभ्यता देने का मतलब यह है कि सभ्यता 4 प्रकार की होती है, इसलिए उन्होंने सभ्यता 4 ही दी है। क्योंकि कई ऐसी सभ्यताएं होती है जिसमें आपको लोह युगीन होती है, ताम्रयुगीन होती है, धातु युगीन जिसे हमने ताम्रयुगीन कहा, और एक ऐसी होती है जो कांस्ययुगीन होती है, और एक ऐसी होती है जो प्रस्तर धातु युगीन होती है, यानी कि जहां से आपको पत्थर भी मिलते हैं। क्या होती है चीजें पढ़ लेंगे आगे, लेकिन 4 देने का मतलब ये हो गया कि 4 प्रकार की सभ्यताएं होती है। ठीक है, फिर आपके इसमें एक टॉपिक दे रखा है कि मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध का मतलब ये हो गया कि जितने भी राजस्थान के राजा हैं उनका मुगलों से संबंध बताना है। लड़ाई झगड़ा हुआ है तो लड़ाई झगड़ा पढ़ लेंगे, दोस्ती हुई है तो संधि करवा देंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तो कहूंगा इनडायरेक्ट रूप से कि ये कहना चाह रहा है कि आप तो अकबर के सामने जितने भी राजा है ना वो पढ़ लो, ये कह रहा है। और अगर आप अकबर के सामने जितने भी राजा आएंगे राजस्थान के तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बोल कैसे? क्योंकि आपको वो राजा पढ़ने हैं जिन्होंने अकबर से शत्रुता करी, वो राजा पढ़ने हैं जिन्होंने अकबर से मित्रता करी। अब आपने कभी सुना होगा अकबर की शत्रुता हमेशा हुई एक तो प्रताप से जो कि मेवाड़ में है, और एक आपके राव चंद्रसेन से जो मारवाड़ में है। और अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा किसको? मान सिंह को जो आमेर में है। और राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा लड़ने के लिए किसको? राय सिंह को जो बीकानेर में है। अब बताओ सिलेबस में तुम्हारे जो राजा दे रखे उनमें ये चारों है कि नहीं? तो ये अपने आप मुगल राजपूत संबंध होंगे। यानी कि अकबर की लड़ाई करवानी है इन दोनों से और अकबर की दोस्ती करवानी है इन दोनों से। यानी कि अकबर ने इस दुनिया को एक शिक्षा दी, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देनी है। ऐसा काम करो जिससे बैठे बैठे काम हो जाए। और अकबर ने बैठे बैठे काम किया। जब महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया तो अकबर ने टेंशन नहीं करी, अकबर ने भेज दिया किसको? चंद्रसेन ने संघर्ष कर दिया तो अकबर ने भेज दिया किसको? ये सिलेबस में है तुम्हारे। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये लड़ाई पहली मुगल राजपूतों की, क्या ये अकबर के जमाने में हुई? नहीं, ये लड़ाई सबसे पहले हो गई थी सांगा के, ये आपके बाबर के जमाने में। और बाबर के जमाने में यहां पर मेवाड़ का राजा कौन था? ये भी सिलेबस में है। यानी कि मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत मित्रता से नहीं हुई, दुश्मनी से हुई, और ये दुश्मनी के संबंध सांगा से हुई। इसका मतलब मुगल राजपूत संबंधों में जो राजा तुम्हारे हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह, और एक राजा का वो नाम दे रखा है राज सिंह, वो भी मेवाड़ का है। तो ये मुगल राजपूत संबंध इस प्रकार से पढ़ लेंगे। अगला जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है कि राजस्थान के राजाओं का दिल्ली के राजाओं से संबंध, राजस्थान के राजाओं का दिल्ली के राजाओं से संबंध। यानी कि जो राजस्थान के राजा रहे होंगे उन्होंने दिल्ली के राजाओं से क्या संघर्ष किया। खास तौर से इसमें स्पेशली पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मैटर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान के राजाओं पर अटैक किया होगा, 1301 रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालौर, स्पेशल वो आक्रमण हमें पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे पास एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है आपके चौहान वंश। और चौहान बहुत बड़े हैं भाई, लेकिन आपके स्पेशल सिलेबस में लाइन लिख दी अजमेर के चौहान। यानी कि अजय राज चौहान से लेकर के आपको पढ़ना है कहां तक? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तराइन के सेकंड युद्ध तक।
लेकिन पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर इस सिलेबस को ऊपर उठ के प्रश्न आ गया। उस सिलेबस में सेकंड ग्रेड तुम्हारे पीटीआई की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे हैं, लापरवाही बरत ली, लापरवाही बरत ली। थर्ड ग्रेड में भी लापरवाही बरत ली। मतलब आप सोचो, ये सोचने की बात है। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर बच्चे फर्स्ट पेपर में रह रहे हैं, मतलब योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। आप खुद ने सुना होगा कंप्यूटर अनुदेशक, उसके अंदर योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। पीटीआई में भी ऐसा ही रहा, अभी और भी एक दो एग्जाम हुए उनमें भी ऐसा ही रहा। और कोई महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था, उसमें तो सीटें ही खाली गई। मतलब आप सोचो, हम तो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आती है तो योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। अब वो वैकेंसी वाले निकालेंगे कि हमें योग्य लोग ही नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, क्या वैकेंसी निकालें। ऐसा क्यों हो रहा है सोचो आप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल के बहुत आदी हो गए, किताबों से दूर हटते जा रहे हैं। हमें कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो हम गूगल को खोलते हैं और वो शब्द बोलते हैं, उसकी डिटेल आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि मैंने इसका आंसर ले लिया। वो किताबें इसलिए बढ़िया थी कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता था ना तो आप किताबों के पन्ने टटोलते थे। जब आप उन किताबों के पन्ने टटोलते थे ना तो उसके अंदर क्या होता था, वो मेन चीज के साथ साथ और भी साइड साइड की चीजें पढ़ लेते थे। अब जरूरी है क्या जो तुम पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आए? कंपटीशन नहीं है, जितना पढ़े उतना कम होता है, लेकिन आपने जो इधर उधर की चीजें खोजी ना वो एग्जाम में आ जाती है। इसका मतलब वो रिजल्ट पहले अच्छा जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हो चाहे ऑफलाइन विद्यार्थी हो, हम गहनता के साथ बात करेंगे। गहनता से मतलब ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार जब हम डिस्कशन करते हैं इधर उधर से तो उसमें कई बार प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन ये चीजें कब आती है? जब समय देंगे। कंपटीशन का एक सबसे बड़ा नियम है कि तुम लोग तो दोगे सिटिंग, तुम लोग बैठना सीख जाओगे ना, नौकरी ले जाओगे, ध्यान रखना। सबसे बड़ी दिक्कत बैठने में ही है। मैं कई बार बच्चों को टोकता हूं, कर तुम बैठना सीख जाओ। तुम्हारे साथ होता क्या है, 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि यार चाय पियाऊं, पानी पियाऊं। जब तुम बैठ नहीं पा रहे हो तो फिर पढ़ोगे कैसे भाई? कंपटीशन का नियम है, जिसने बैठना सीख लिया सिलेक्शन ले जाएगा। खो जाओ पढ़ाई के अंदर, आप 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाओ, उसके बाद ऐसे सोच रहे टाइम भी हो गया। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो रहा है, यार अभी तक 11 नहीं बजे यार, अच्छा 10 मिनट है, 10 मिनट और बैठ जाओ, फिर बाहर जाता हूं। तुम्हारे साथ घर पे भी ऐसा ही होगा। 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो 2 घंटे के बाद सोचता हूँ एक बार पढ़ लूं, फिर 2 मिनट घूम के आता हूँ। फिर ऐसा घूमता है, वो आता ही नहीं है दोबारा, घूमता ही रहता है। फिर बताओ कैसे सिलेक्शन लोगे? तो आप बैठने सीख जाओ, जिस दिन बैठना सीख जाओगे सिलेक्शन ले लोगे। इसके बाद सिलेबस में आपका अगला पॉइंट दे रखा है अजमेर के चौहान। मैं बता रहा था कि सेकंड ग्रेड में प्रश्न थोड़ा सा आउट आ गया। आउट ऐसे आ गया कि हमेशा जब मैं भी पढ़ाता हूं, तुम भी पढ़ोगे, तो हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही मिलेगा कि जैसे उसने दे दिया कि अजयराज चौहान से स्टार्ट करो, अजमेर के चौहान वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ कि अजयराज चौहान के पिताजी के बारे में नहीं पूछेगा? पूछ सकता है ना। तो उसने क्या किया, अजयराज चौहान के पिताजी से लेकर के और आने वाले चौहानों में क्या किया, क्रम करवा लिया कि निम्नलिखित चौहानों को क्रमित करो। और उसके अंदर ऐसे ऐसे चौहान दे दिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अजयराज चौहान के पिताजी कौन है, हमें नहीं पता। हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ये थर्ड है तो सेकंड कौन है। अगर ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है तो सेकंड कौन है, और अगर सेकंड कौन है तो फर्स्ट कौन है। हम लोगों को विग्रहराज चतुर्थ याद है, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ते हो, इंपोर्टेंट राजा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यार ये तीसरा कौन रहा होगा, दूसरा कौन रहा होगा और पहला कौन रहा होगा। लेकिन आजकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड वाले सोचने लग गए कि इनसे फर्स्ट भी पूछो, सेकंड भी पूछो और थर्ड भी पूछो और फोर्थ तो है ही है तुम्हारे सिलेबस में। तो उसको क्या कर दिया, विग्रहराज सेकंड दे दिया, पृथ्वीराज फर्स्ट दे दिया और अजयराज दे दिया, और उल्टा से उल्टा कर दिया और पूछ लिया कि इनको क्रमित करो। तो वो चक्कर पड़ गया उनकी। लेकिन यदि आप लोग अजयराज चौहान के पिताजी से शुरुआत कर लोगे ना, तो आपको पृथ्वीराज चौहान सेकंड में मिल जाएगा और पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अजयराज चौहान के पिताजी का नाम पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है, वो सांबर में था। फिर अजमेर में आया अजयराज, जो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पिताजी है। और जब फर्स्ट के पिताजी आ गया तो फिर सेकंड तो बीच में ही है अजमेर के चौहानों में, और थर्ड लास्ट के अंदर है। तो इसका मतलब आपको अजमेर के चौहान पढ़ने ढंग से,
इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक आपके दे रखा है इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार पूरे ही पढ़ने हैं। गुर्जर प्रतिहार आपको वहां से पढ़ने हैं क्योंकि स्पेशल ऐसे नहीं दे रखा कि आप लोग जालोर के गुर्जर प्रतिहार ही पढ़ो, पूरा दे रखा है इसके अंदर कि आपके जो गुर्जर प्रतिहार जो मंडोर से शुरू होते हैं ना, मंडोर से लेकर के मेड़ता, मेड़ता से लेकर के भीनमाल, जालोर, पूरे गुर्जर प्रतिहार पढ़ने। जब आप ये 4-5 टॉपिक पढ़ लोगे इतिहास के, तो इसके अंदर आप मान के चलो कि प्रश्न आप लगभग पालोगे कितने, 5। इन टॉपिकों में कितने प्रश्न आ जाएंगे, 5। आप बोलोगे सर इतना सारा पढ़ने के बाद 5, और वाकई में इतना सारा ही है, क्योंकि जब ये मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो मुझे लगभग लगेंगे 30 घंटे इन टॉपिकों में, और 30 घंटे पढ़ के हम 5 प्रश्न कवर करेंगे। लेकिन 5 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है, एक भी बहुत बड़ी बात होती है। एक प्रश्न की कदर उससे जानो जो पॉइंटों से रह गया है, जो पॉइंटों से रह गया उसको उसकी कदर होती है। तो इन सारे टॉपिकों को पढ़ के 5 प्रश्न कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जिसमें 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जन आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण। लगभग मान के चलिएगा लगभग आपके 5 प्रश्न इसमें हैं, 5 प्रश्न। अगर बाई चांस कभी इसमें 4 हो जाते हैं तो 6 यहां हो जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलना कि पूरी हिस्ट्री के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 11, और ये जो 5 नंबर के है ना हिस्ट्री वाले टॉपिक, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मुगल राजपूत संबंध, दिल्ली के राजाओं का अजमेर से संबंध, ये डबल क्वेश्चन मान लो तुम। क्योंकि ये मान के चलो कि ये जो राजा ढंग से पढ़ लिए ना आप, तो पूरा का पूरा जो कल्चर है वो डिपेंड करता है इन पर। क्योंकि राजस्थान के मंदिर, महल, बावड़िया, दुर्ग, ये सब बनवाते कौन है, राजा महाराजा। अगर आप ये ढंग से पढ़ लेते हो तो इसमें दिक्कत नहीं आनी है। क्योंकि जितने प्रश्न इसमें आएंगे, जैसे 10-11, उतने ही प्रश्न कहां से आएंगे, कल्चर में आएंगे। और आप बोलोगे साहब कल्चर के सिलेबस में क्या है, मैं एक ही शब्द बोलता हूं कल्चर के लिए, सब कुछ जो तुम्हारे दिमाग में सोच आए ना वो टॉपिक सब इसमें है। केवल 2 टॉपिक निकाल देना, एक तो आपके राजस्थान के लोकनाट्य नहीं है, और एक आपके हस्तकलाएं नहीं है। राजस्थान के लोकनाट्य नहीं है, हस्तकलाएं नहीं है, बाकी सब कुछ कल्चर में है जो आप सोच सकते हो। मेले, त्योहार, लोक देवी, लोक देवता, संत, संप्रदाय, चित्रकला, दुर्ग, मंदिर, महल, बावड़ी, आभूषण, मतलब सब, परिधान, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये जितने भी टॉपिक है वो सब आपके कल्चर में है। फाइनली मैं इस निष्कर्ष पे आऊं कि आपके इतिहास और कला संस्कृति में लगभग 20 से 22 प्रश्न आएंगे, लगभग 20 से 22 प्रश्न आएंगे। और इन 20 से 22 प्रश्न में कल्चर और हिस्ट्री दोनों के अंदर वेटेज लगभग बराबर का सही होता है, लेकिन फिर भी मैंने डिवाइडेशन कर दिया। लगभग 5 से 6 प्रश्न आएंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री जिसे राजस्थान का इतिहास कहा। लगभग 5 से लेकर 4 प्रश्न आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। 10 से 12 प्रश्न आएंगे लगभग कल्चर के अंदर। जब कल्चर पढ़ेंगे तब इसमें भी मैं डीपली नॉलेज दूंगा कि इसमें भी प्रश्न कहां बटे हुए हैं। क्योंकि आप मान के चलिएगा कि कल्चर बहुत बड़ा है, लेकिन 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ लेते हैं तो 100% प्रश्न आते हैं, और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। और आप खुद भी महसूस करेंगे इस बात को। राजस्थान का आभूषण आधा पौन घंटे का टॉपिक है, हम उसको सरसरी निगाह से देखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप लोग लोक देवी देवता पढ़ोगे ना तो उसको पढ़ने में लगते हैं 10 से 12 घंटे, लोक देवी देवताओं को 10 से 12 घंटे। और अगर आभूषण पढ़ लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उसमें से भी एक प्रश्न आएगा और इसमें से भी एक प्रश्न आएगा। तो इससे अच्छा क्या होगा, उस 1 घंटे के टॉपिक को 2 घंटे पढ़ लेंगे ना, 2 बार पढ़ लेंगे तो कम से कम एक प्रश्न तो कवर होगा। लेकिन वहां 10-12 घंटे पढ़ेंगे तब उसके अंदर एक प्रश्न आएगा। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। क्योंकि पहले अपन कोशिश ये करें ना कि पहले मेरे भाई 40% तो आ जाए, पहले अपने कवर, लड़ाई तो वही है, लेकिन 40% से कोई नहीं होगा, आपको तो टॉपेस्ट आना है। और टॉपेस्ट के 40 क्या, हम तो पूरे का आकलन करेंगे। लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि कि यार फर्स्ट पेपर में तो पास हो गया। तो उस प्रकार से अपन बात करें तो आभूषण में पक्का प्रश्न आता है आपके। मेले त्योहार में से पक्का प्रश्न आता है। मेले त्योहार बहुत बड़ा टॉपिक है भाई,
कम से कम 200 मेले त्योहार पड़ते हैं। लेकिन मैं इसमें भी आपको बताऊंगा, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, पिछले 20 सालों के पेपर, लगभग 4 महीने हैं जिनमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं। 4 महीने, श्रावण भाद्रपद्र, श्रावण भाद्रपद्र दोनों एक साथ चलते हैं, श्रावण भाद्रपद्र, और कार्तिक और अश्विन, ये 4 महीने में 90% क्वेश्चन आते हैं, 90%। तो ये मैंने आपसे थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न ये उठ गया कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जो इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने एक सिलेबस बता दिया आपको वैसे ही, हालांकि आपको सिलेबस का प्रिंट भी मिल जाएगा, जो मैंने बोला वही टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फिर अपन ये बात कर रहे हैं कि सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे क्लास में। रोज अपनी 1 घंटे क्लास होंगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर जैसे जैसे आप लोग बैठना सीख जाओगे, जैसे टोटल आपकी क्लासेस 4 से 5 घंटे चलेंगी, जैसे आप बैठने सीख जाओगे, आपकी आदत होगी बैठने की, तो ये आपकी क्लासेस 2 से 3 घंटे और बढ़ जाएंगी। और जब ये क्लासेस 2 से 3 घंटे और बढ़ जाएंगी, तो उसके अंदर 2 घंटे हो सकता है मेरी भी हो, 2 घंटे मेरी भी क्लास हो, क्योंकि अपना सिलेबस लगभग मैं आपसे बात कर लूं तो लगभग अपना जो सिलेबस जाएगा 120 घंटे के आसपास, 120 घंटे के आसपास इतिहास और कल्चर का। अब आप मान के चलिएगा कि बड़ा सिलेबस तो है 120 घंटे के आसपास, तो इसका मतलब आने वाले समय में अपनी क्लासें बढ़ानी भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी बैठना सीखो, अभी क्लासें चलेंगी अपनी लगभग 1 घंटे ही। अब अपन ये बात करें कि 1 घंटे में तरीका क्या रहेगा। तरीका ये रहेगा कि मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, बोर्ड पे भी समझाऊंगा, मुंह जबानी भी समझाऊंगा, जो आप समझ गए उसको कॉपी में भी लिखाऊंगा। फिर आपने 6 दिन तक क्या पढ़ा क्या लिखा, 7वें दिन आपका जो भी संडे को होगा, जहां तक आपने पढ़ा है उसका टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन वालों के साथ भी ऐसा ही रहेगा, ऑफलाइन वालों के साथ भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई ये प्रक्रिया पढ़ने की समझने की, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा पैटर्न हो गया, तो उसके बाद अपने ये सिस्टम रहेगा कि रोज आप चाहो तो अपनी क्या है प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर रोज क्लास भी चलती है शाम को। अपनी संस्था का जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर प्रैक्टिस भी चलती है प्रश्नों की, कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी रोज की शाम को शाम प्रैक्टिस भी कर लो। क्योंकि कारण वो प्रैक्टिस लिए बहुत जरूरी है। जिस बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान आ गया तो वो उसको आकलन करना बहुत जरूरी है कि मैंने कितना सीखा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर अभ्यास करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ये तो मैंने बता दिया पढ़ने और पढ़ाने का तरीका। फिर आप बोलोगे सर हमें क्या चाहिए मैटर पढ़ने के लिए। मैं कहता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल इतना सा मैं कह सकता हूं कि आपने जो कॉपी में लिख लिया ना उसको रट लिया है, उससे बाहर आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम सबसे बड़ा प्रमाण ये छोड़ते हैं कि आप पढ़ो ना पढ़ो वो आप पर डिपेंड है, लेकिन हम पढ़ा देंगे आपको। माहौल इस प्रकार से हो जाएगा कि जो बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता था ना वो अपने आप पढ़ लेगा। हम इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखा देते हैं कि आप अपनी गलती से ही रहोगे, यहां की गलती से तो नहीं रहोगे। और जब आप आओगे तो हमको यह कह सकते हैं कि यार तेरी गलती है, तूने नहीं पढ़ा, देख इन सारे प्रश्नों का जवाब तेरी कॉपी में ही है। इसलिए कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने कॉपी में लिखा दिया सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मैंने कभी आज तक नहीं पढ़ा, तो मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ करके आ जाऊं। तो मैं उसके लिए सजेस्ट करता हूं कि एक तो आप लोग गाइडों में कभी विश्वास मत करना। एक ही बात कहता हूं हमेशा, सरकारी आदमी बनना है तो सरकारी किताबें पढ़ना सीख जाओ। क्योंकि कारण अगर बाई चांस कोई प्रश्न का आंसर ऊपर नीचे होता है तो आपकी गाइडें काम नहीं आएंगी, सरकारी किताबें ही काम आएंगी, क्योंकि आप उनके आधार पर रेट लगाओगे। तो उससे अच्छा है कि हम हमारे मैटर का आधार वही चीज बनाए ना जिससे हम गवर्नमेंट जिसको मानती हो, जिसको वोट मानता हो। तो उसके लिए मैं प्रिफेयर करता हूं एक तो आपके हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें, हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताबें जिसका लेखक हुक्मचंद जैन है, सरकारी किताब है, उसके आधार पर आप रेट लगा सकते हो। या फिर आप पढ़ो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें 10वीं क्लास की, राजस्थान सामान्य अध्ययन 10वीं क्लास की किताब लेंगे तो उसके अंदर राजस्थान का इतिहास कवर्ड रहेगा और कल्चर भी उसमें आएंगी। 9th क्लास की किताब लेंगे तो उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आएंगी। लेकिन उसके अंदर मैटर इतना ज्यादा नहीं है, मैटर उसके पीछे हम आपसे क्लास में बात करेंगे। भाई उसमें इतना ज्यादा मैटर नहीं है, वो केवल बेसिक जानकारी है। वो उन बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है जो जिंदगी में पहली बार इतिहास और कल्चर पढ़ रहा है। लेकिन ये भी तय कर लो कि जब तक उसके पीछे डिटेल नहीं पढ़ोगे
तब तक आपको वो चीजें भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि किताबों से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। किताबों में जैसे सपोज करो आपके डायरेक्ट दे दिया कि आपके सिलेबस में कुछ ही दे दिया महाराणा प्रताप, अब आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो, अब आप महाराणा प्रताप का बैकग्राउंड नहीं जानोगे तब तक महाराणा प्रताप समझ में कैसे आएगा? क्योंकि आप तो रटोगे कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका, तुमने भी रट रखा है, प्रश्न भी आ रखा है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप का नाम कीका ही क्यों रखा। तब आप उसको पढ़ोगे कि सर ये जरूरी नहीं कि महाराणा प्रताप कीका है, मेवाड़ का प्रत्येक छोटा बच्चा क्या कहलाता है? कीका कहलाता है। तो फिर महाराणा प्रताप अपने आप ही कीका था। कारण क्योंकि कीका का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी बच्चा, और महाराणा प्रताप ने अपना बचपन पहाड़ों में बिताया और पहाड़ों में रह रह करके इसने छापामार युद्ध पद्धति जान ली। इसलिए मेवाड़ का प्रत्येक बच्चा क्या कहलाएगा? कीका। और कीका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी बच्चा। और आज भी भील जनजाति अपने बच्चे को कीका ही कहती है। यह राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का कल्चर है जिसमें मेवाड़ में बच्चे को कहते हैं कीका और मारवाड़ में क्या कहते हैं? गीगा। मारवाड़ में गीगा और मेवाड़ में कीका, और गंगानगर हनुमानगढ़ में काका, जिसे काके कहते हैं, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाब का कल्चर है। और आप मुझे बताओ पंजाब में छोटे बच्चों को काके कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए ये कल्चर है, और ये कल्चर रटने से नहीं आएगा, ये समझने से आपको आएगा। फिर दूसरी बड़ी बात, आप बोलोगे सर हम पीटीआई बन जाएंगे या और कोई भी दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं सर हम वो बन जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे हिस्ट्री कल्चर काम नहीं आती। तो हमें ये जितने भी जो बोर्ड है परीक्षा लेने वाले वो हमें इसको क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए पढ़ाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तुम राजस्थान के हो या नहीं हो। वो कैसे मान ले कि तुम राजस्थान के हो? आधार कार्ड बनाने से, आपका परिचय पत्र बनाने से आप राजस्थान के थोड़ी ना हो जाओगे। आप राजस्थान के जब माने जाओगे जब आप राजस्थान के बारे में जानकारी रखते हो। कल्चर को मैं कभी भी विषय नहीं मानता, ये आपके आसपास की बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जितने भी लोग हैं वो आपकी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। तो जब तक आपको अपनी परंपराएं नहीं आएंगी तो फिर लोगों की सेवा कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप लोगों के सेवक बनना चाहोगे तो फिर लोगों की कैसे सेवा बनोगे? तुमने रट लिया कि छोटे बच्चों को कीका कहते हैं, अब मारवाड़ में तुम्हारी पोस्टिंग हो गई, अब वहां पर बोल दिया आज तो मेरा गीगा नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कौन है गीगा? फिर वो बोलेगा मेरा छोटा बच्चा, अरे काके बोलते हैं क्योंकि तुम गंगानगर हनुमानगढ़ के हो। बोला काके बोलता है, भाई दूसरा आएगा बोला कीका है, दिमाग खराब। तो ये चीजें पहले से सीख जाओ। जैसे एक छोटी सी बात है, तुम्हें पता है खुद को कि हमारे यहाँ पर एक नियम है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो खास घर वाले होते हैं तो सिर के बाल कटवाते हैं क्या? होता है ऐसा? क्या बोलते हैं इसको? मुंडन। क्या कहते हैं इसको? मुंडन। क्या मत देना, नहीं पीटेंगे पकड़ के, क्या मत देना, क्योंकि मुंडन खुशी का कार्यक्रम है, और मुंडन खुशी का कार्यक्रम है। और तुम बोला रहे मर गया मुंडन करवाओ रे, तो पहला तुम्हारा कर देंगे मुंडन, क्योंकि मुंडन छोटे बच्चे का होता है, दीर्घायु के लिए होता है। और जब मर जाते हैं, जब बाल कटवाते हैं तो उसको बोलते हैं भद्दर। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जब खास घर के लोग बाल कटवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भद्दर। अब बताओ कैसे माने तुम राजस्थान के हो? तो वो ये चाह रहे हैं कि इनको पहले राजस्थान का बनाओ और फिर हम प्रश्न देंगे इनको, तो हम पहचान लेंगे, जो उसमें टॉप आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये राजस्थान के हो गए। अब मैं इसको कभी भी विषय नहीं मानता, केवल एक कमजोरी मानता हूं, क्योंकि हम हमारी संस्कृति, हम हमारी परंपरा से दूर जा रहे हैं। और तुम खुद प्रैक्टिकल में हो, अगर तुम लोग भी आधुनिकरण में हो गए, थोड़ा सा भी पढ़ लिख करके नौकरी लग जाते हो, तो तुम ये सोचते हो कि मेरे बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश सिखाऊं। और आजकल छोटे बच्चों को यही कहना पसंद करेंगे कि बेटा देख ये काऊ है, ये डॉग है, ये एलिफेंट है, ये कैट है। रट लिया उस बच्चे ने। उस बच्चे को ये नहीं पता कि कुत्ता भी होता है, क्योंकि उसने क्या रट लिया? डॉग है वो। अब उसके गांव से आगे दादा दादी, अब उसको कह रहे हैं कि बेटा बाहर देख कर आ, गाय है क्या, रोटी देनी है। और बाहर जाकर के आके बोल रहा है कि दादाजी वहां तो बहुत सारी काऊ है, गाय तो नहीं है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको परंपरा सिखाओ। इसलिए हमारे राजस्थान की जो सरकार है 5-7 सालों से, अशोक गहलोत से पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, अब तो भजन लाल आ गया, नहीं तो उससे पहले से कार्यक्रम चल रहा है
कि आपके राजस्थानी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनकी डबिंग की जाए, क्योंकि आने वाले समय में क्या है कि ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम हमारी राजस्थानी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं। और फिर हमारे लोग मुद्दा उठाते हैं कि साहब राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? तुम लोग ही नहीं बोलते हो, तुम लोग ही, राजस्थानी भाषा में एकता नहीं है क्या? क्या सभी जगह राजस्थानी भाषा बोली जाती है कि एक जैसी? नहीं बोली जाती। कई जगह तोरावाटी है, कई जगह डूंडाड़ी है, कई जगह मारवाड़ी है, कई जगह मेवाड़ी है। भाषाओं में विभिन्नता है, और जब भाषाओं में विभिन्नता है तो फिर भाषा नहीं बन पा रही है, तो फिर इसको संवैधानिक दर्जा कैसे दे? और फिर हम लोग खुद भी तो इसको बोलने में परहेज करते हैं। तो इसलिए कोई ना, हमारी तो संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, और इन परंपराओं को अपने को लेकर के चलना है। ठीक है, सिलेबस की बात कर ली मैंने, ठीक है ना, किस प्रकार से पढ़ना है उसकी बात कर ली मैंने, क्या पढ़ना है तुम लोगों को उसकी बात कर ली मैंने, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में क्या डिफरेंस है उसको भी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। अब हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि आपका क्या है कि लगभग बेसिक चीजें कंसेप्ट हो। क्योंकि मान के चलना, अगर अपन सभ्यताएं उठा लेंगे ना, तो सभ्यताओं में इतिहास का बेसिक नहीं है। सभ्यताओं में जो 1 या 2 प्रश्न आने हैं ना, वो तो मैं तुम्हारे वैसे भी बता दूंगा, लेकिन इस टॉपिक को अपन लेंगे बाद में। पहले वो लेंगे जिससे कि आपका कल्चर का टॉपिक कवर हो, और जितना भी इतिहास की जो बेसिक बातें हैं वो सारी की सारी वहां आपके कवर हुए। तो उस टॉपिक को अपन लेकर के चलेंगे। राजस्थान के जो इतिहास से जुड़े टॉपिक है ना, राजवंशों के, जिससे कल्चर कवर हो, जैसे मुगल राजपूत संबंध है, जैसे कि आपके दिल्ली के राजाओं का राजस्थान के राजाओं से संबंध है, क्योंकि इसमें कल्चर कवर होगा और बेसिक चीजें कवर होंगी। फिर जैसे आपके राजवंश जो हो गए, अजमेर के चौहान वाले हो गए, गुजर प्रतिहार हो गए, जब ये कवर हो जाएंगे तो इससे एक संतुष्टि होगी कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आने लग गया। तो जब समझ में आने लग जाएगा तो फिर अपन ले लेंगे सभ्यताएं। क्योंकि कभी भी जब आप इतिहास पढ़ते हो ना, तो एक बेसिक जानकारी मैं आपको दूं, इतिहास 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला जो इतिहास होता है उसको अपन बोलते प्राग ऐतिहासिक काल। सुना भी होगा कई बच्चों ने, प्राग ऐतिहासिक काल। कोई सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, लेकिन बेसिक चीज है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो होता है इतिहास, वो होता है आपके आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो होता है वो होगा आपके ऐतिहासिक काल। आप बोलोगे सर जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है वो इनमें से कौन से हैं? मैं कहूंगा सारे ही है, सारे टॉपिक है। लेकिन इस पूरे टॉपिकों में 90% टॉपिक है ना आपके, वो सब किसमें है? ऐतिहासिक काल में। क्योंकि इतिहास का जो सबसे प्रमाणित जो भाग होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। आप बोलोगे सर प्रमाणित किसको बोलते हैं? प्रमाणित उसको बोलते हैं जिसके हमें एविडेंस मिल जाते हैं, स्पष्ट चीजें मिल जाती है। लिखी हुई तो देखो इनमें भी है, लेकिन लिखी हुई चीजें प्रमाणित भी तो होनी चाहिए ना। एक बात तय हो गई कि इसके अंदर क्या मिलेंगे? साहित्य। एक बात तय हो गई कि इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? अभिलेख। जो साहित्य में लिखी बातें हैं वही चीजें कहां मिल गई? इसका मतलब दोनों में एक जैसी बातें हैं, तो इसका मतलब सबसे प्रमाणित काल कौन सा हो गया? ऐतिहासिक काल। प्राग, प्राग यानी पुराना, पुराना पत्थर। जो पाषाण काल की बातें हैं, पाषाण काल की बातें, वो सब किसमें मिलेगी? प्राग ऐतिहासिक काल में। पाषाण काल का मतलब ये हो गया कि जब मानव पत्थरों को ही सब कुछ समझता था, पत्थर के औजार बनाता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर पे ही चित्र बनाता था, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, क्योंकि रहने का तरीका ही नहीं पता है। तो बताओ, जब लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है, रहने का तरीका नहीं है, तो हमें इसके प्रमाण मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो बोला फिर से हम पढ़ते कैसे इनको? जमीन में निकली हुई चीजों से। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन निकल गए या कुछ भी हमें अवशेष मिल गए, और जो जमीन से निकली हुई बातें होती है उसको अपन बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो केवल पुरातात्विक स्रोतों पे चलता है वो क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल। जैसे आपके गणेश्वर की सभ्यता है, उसको आप लेकर के जाओगे इसमें, इसका मतलब कुछ सभ्यता है इसके अंदर। दूसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, इसमें आपको लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, लिखे हुए, केवल लिखे हुए, लेकिन वो जरूरी नहीं वो साक्ष्य प्रमाणित हो, यानी कि वो अप्रमाणित होते हैं। लिखे हुए मिल गए लेकिन अप्रमाणित है,
और कई बार तो वो हमारे समझ में भी नहीं आया है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे रामायण और महाभारत, रामायण और जब महाभारत में उनके बारे में लिख रखा है तो हमने रामायण और महाभारत को प्रमाणित नहीं माना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बातें हैं, 22 जनवरी को तो पूरी दुनिया पागल हो रही है, 22 जनवरी को पूरी दुनिया पागल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब अवध में राम पधार रहे हैं, लगभग 496 साल पहले और 496 साल के गैप के बाद राम पधार रहे हैं, और आपका इतिहास कह रहा है कि रामायण की बातें सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका इतिहास ही अंग्रेज लिख के गए। आपका जो इतिहास जो आप पढ़ रहे हो ना, अंग्रेजों की देन है। क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान का इतिहास लिख गया तो वो हमारी पुरानी बातों को कैसे प्रमाणित मानेगा? क्योंकि अंग्रेज तो परमाणु की बात करते हैं ना। अगर सोचो किसी जमाने में रावण ने पुष्पक विमान उड़ा दिया तो इसका मतलब हवाई जहाज था हमारे पास, यही हुआ ना। इसका मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले हवाई जहाज इंडिया में बना, और अगर वो हवाई जहाज इंडिया में बना है तो उसका प्रमाण कहां है, एविडेंस दो। वो हमारे पास नहीं है, अंग्रेज इसको नहीं मानते कि वो कहानियां है, कल्पना है। आप जिस महाभारत की बात करते हो तो महाभारत कंप्लीट ही महाभारत की घटना के 500 साल बाद हुआ। अगर 500 साल बाद उसको कंप्लीट कर रहे हो और उसके बारे में लिख रहे हो तो फिर वो पते प्रमाणित कहां है? कई चीजें मिल भी गई है, कई चीजें नहीं भी मिली है, इसका मतलब ये एक विवादास्पद विषय है। लेकिन धर्म के मामले में अपन हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि वो हमारी आस्था है, और आस्था में कभी किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज भी किसी के सर्पदंश हो जाता है तो लोगों की पहली मान्यता है कि तेजा जी के पास जा भाई, गोगा जी के पास जा। फिर तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास भी जाओ। तो तुम डॉक्टर के पास भी जाओगे, गोगा जी के पास भी जाओगे, तेजा जी के पास भी जाओगे, वो आपकी धार्मिक आस्था है। फिर आप बोलोगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हमें, गोगा जी तेजा जी तो हमारे सिलेबस में है। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि गोगा जी तेजा जी आपको इसलिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि आप सर्पदंश के बाद उनके पास जाओ। गोगा जी तेजा जी इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो आपके समाज के मैसेंजर है। क्योंकि तेजा जी हमें इस बात को सिखाते हैं कि निर्बल और असहाय की सहायता करो, निर्बल और असहाय की सहायता करो। ये शिक्षा हमें कौन से लोग देवता देते हैं? तेजा जी। दलित उत्थान के लिए कार्य करो, असहाय लोगों की सहायता करो, ये बात हमें कौन सिखाते हैं? रामदेव जी। दलित उत्थान के लोक देवता है, और निर्बल और असहाय की सहायता करने वाले लोक देवता कौन रहे? तेजा जी। तो हमें मैसेंजर है, वो हमें सिखा रहे हैं, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके मैक्सिमम टॉपिक इसमें है, और जितनी भी जो सभ्यताएं हैं वो इन दोनों में, प्रागैतिहासिक काल में और आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का इतिहास आपके हो गया। तो मैं आपसे पहले बात करूंगा कौन से काल में? ऐतिहासिक काल में। अब जैसे सपोज करो सभ्यताओं का कोई प्रश्न भी हमारे पास आता है, सभ्यताओं के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि स्टार्टिंग की जो अपनी क्लासें होंगी ना, उसके अंदर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि राणा क्षेत्र सिंह, राणा क्षेत्र सिंह कहां का राजा था? क्योंकि हमारे पास कुछ रियासतें हैं, जैसे मारवाड़, जैसे मेवाड़, जैसे आमेर। 90% राजा यहीं आ जाएंगे आपके, 90% इन्हीं रियासतों में, क्योंकि जितनी भी रियासतें बनेंगी ना सब इनसे ही बनेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राणा क्षेत्र सिंह कहां का राजा है? मेवाड़ का। क्यों? राणा है, इसका मतलब जिस राजा के नाम के पहले राणा लग जाए वो सब कहां के हो गए? सब मेवाड़ के हो गए। भले ही हमने नाम सुना है नहीं सुना, लेकिन एक बेसिक चीज है, जिस राजा के नाम के पहले राणा लग जाए वो सब कहां के हो जाएंगे? ध्यान रखना। अब आपके सिलेबस में कहीं पे भी दे रखा हो राणा, तो इसका मतलब सब मेवाड़ के। और जिस राजा के नाम के पहले क्या लग जाए वो सब कहां के होंगे? सोचो सिलेबस में दे रखा है राव चंद्रसेन, तो कहां का हो गया? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा राज सिंह। ये सिलेबस अपने आप ही समझ में आ जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बेसिक चीजें होती है। 1-2 दिन में आपसे ये बेसिक चीजें बताऊंगा। जिस दिन आप समझने लग जाओगे, ये चीजें आने लग जाएंगी, खुद ही अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा।
जिस राजा के नाम के पहले क्या लग जाए, मिर्जा, उसको कहां लेके जाओगे, आमिर में लेके जाएंगे। और जिस राजा के नाम के पहले क्या लग जाए, सवाई, उसको आप कहां लेके जाओगे, जयपुर। अब एक ही नाम के दो राजा आ गए, मिर्जा मानसिंह, मिर्जा मानसिंह कहां का है, सवाई मानसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राणा भीम सिंह, राव भीम सिंह, एक जैसे नाम लेकिन चक्कर पड़ रहा है उनकी उपाधियों का, थोड़ी कंफ्यूज होंगे। और इसमें ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सा राजा कहां का। और तो तुम तो कॉन्फिडेंट रहो, सामने वालों को ये दिखाओ कि यार इसे बहुत कुछ आता है। अगर सामने वाला एकदम से आकर के पूछा, अच्छा तू राणा हमीर को जानता है क्या, बोला हाँ, मेवाड़ का है, तो बोला यार जानता है। क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा सिलेबस, क्योंकि जब आप दिल्ली मुगल राजपूत संबंध पढ़ोगे तो आपके एक राजा का नाम आएगा हमीर देव चौहान, रणथंभौर का, और फिर एक दे दिया राणा हमीर, तो आप समझ जाओगे कि यार इसका तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका जरूर पता है कि ये मेवाड़ का है। अगर ये मेवाड़ का है तो अगर ये बच रहा है तो इसका मतलब सर ये रणथंभौर का ही है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से रणथंभौर का राजा कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष किया, क्या वो राणा हमीर था या हमीर देव चौहान था, क्योंकि राणा हमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कहां का है, मेवाड़ का। तो ये ध्यान रखोगे, और ये मैं लिखाऊंगा भी आपको, ये बेसिक चीजें भी है। फिर आप खुद देखो, फिर आप खुद देखो कि इसके अंदर यदि आप लोग बात करोगे तो राजस्थान की यदि हम दिशाओं को बांट लें, इन रियासतों को बांट लें, तो अब तो आपके लिए इतिहास और कल्चर इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मैं अभी कल्चर की किताब भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी ऑथेंटिक किताबें बनी नहीं है कल्चर की। गाइडों को मैं किताब ही नहीं कहता, उनको तो आप साइड में रखा करो, उनमें तो बिलीव भी मत करा करो, क्योंकि कल्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जिले चेंज हो गए। अब नए जिले चेंज हो गए तो अब आपको कल्चर नए जिलों के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि जो पुरानी चीजें पढ़ रखी है उनको डिलीट करना है। यहां तक कि बहुत सारी युद्धों की जगह ही चेंज हो गई, सभ्यताओं की जगह चेंज हो गई। जैसे सपोज करो, अब से पहले हम बेरहाट की सभ्यता कहां पढ़ते थे, जयपुर। अब बेरहाट की सभ्यता कहां पढ़ोगे, कोटपुतली बहरोड। तो जिले चेंज हो गए। गणेश्वर की सभ्यता पहले पढ़ते थे सीकर, अब सिर्फ क्या रहेगा, नीम का थाना। ये तो वो चीजें हैं जो तुम्हारे मतलब टच में है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से जवाब दे रहे हो। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत गलती करेंगे, जैसे टोडगढ़, नाम सुने हो, टोडगढ़ कहां था, अब कहां है, ब्यावर में। टोडगढ़ ब्यावर में, पहले कहां था, अजमेर में। जैसे आपने कभी नाम सुना हो गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध पाली पढ़ा, जैतरण की पहाड़ी, अब कहां पढ़ोगे, ब्यावर में। गिरी सुमेल का युद्ध कहां पढ़ोगे, ब्यावर में। यह है चेंजेस, ये तो मैंने इतिहास में बताया। और कल्चर में तो बहुत भरमार है। आपने एक लोक देवता का नाम सुना होगा, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ मालानी, और मालानी का है, अब वर्तमान में कहा है, बालोतरा। तो अब बताओ, ये तो मैंने एक सामान्य से उदाहरण दिए हैं। आपने नाम सुना होगा जयसमन झील, जयसमन झील, जिसको राज सिंह के बेटे जय सिंह ने बनाया था, जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, जिसे 7 टापुओं की झील कहते हैं, जिसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। जयसमन झील को डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके पहले कहां थी, उदयपुर में, अब वर्तमान में कहां है, सलूम्बर में। तो ये चेंजेस और पढ़ने हैं आपको। तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है अगर ये चेंजेस पढ़ रहे हो तो। क्यों खुशी की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने रट रखा था उनका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि अब भी वो तुम्हारे बराबर है, क्योंकि वो भी रट रहे हैं कि यार मैं तो निकालू उसको, पहले उदयपुर था अब जयसमन पढ़ू, पहले पाली था अब इसको ब्यावर पढ़ लू। तो इसलिए उसमें इतनी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जैसे आप पूरा राजस्थान का मैप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले भी आपको बता देंगे मैप के बारे में, लेकिन मैं आपको जो मैप पढ़ाऊंगा ना, वो हिस्ट्री का मैप पढ़ाऊंगा। और हिस्ट्री में हमारे जिले नहीं चलते, और हिस्ट्री में ये आदत बहुत पुरानी है, जिले चेंज होना बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे, क्योंकि हम तो आपको जब से पढ़ा रहे हैं जब रियासतें थी, और रियासतें बना बना करके
1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान के एकीकरण हुआ था तो हमने केवल 26 जिले बना के दिए थे, 26 जिले, यानी कि 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। अब आपके अशोक गहलोत ने बना दिए कितने जिले? 50 बना दिए। वो तो बनते बनते रह गए 53, नहीं, आचार संहिता लग गई, नहीं तो हमने 50 बना करके छोड़ दिए। और एकीकरण के पास में हमने कितने जिले बना दिए थे? 26। और 26वां जिला कौन सा था? और हमें इन 26 जिलों को बनाने में 8 साल लग गए थे, 8 साल, क्योंकि एकीकरण कंप्लीट 8 साल 7 महीने और 14 दिन में हुआ था। तो ये जितनी भी राजस्थान की रियासतें हैं वो 3 बड़ी रियासतें जो मानी जाएगी ना, क्योंकि इसमें जो भाग बना देंगे अपन, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। तो जो आपका ये वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग, इसे आप पूरा कहोगे मारवाड़, ये मारवाड़ होगा। और ये वाला जो भाग है दक्षिण वाला, इसे आप कहोगे मेवाड़। और ये वाला जो भाग है इसे आप कहोगे ढूंढाड़। 3 बड़ी रियासत, यहीं पर आपका सिलेबस सिमटा हुआ है। अब आपको इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, मैं लिखा भी दूंगा कि जैसे मेवाड़ है, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इधर वाले पूरे एरिए, ये पूरा मेवाड़ है। मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जालोर, ये मारवाड़ है। जयपुर के आसपास ढूंढाड़ है। ये 3 बड़ी रियासत है। अब यदि ढूंढाड़ है तो इस ढूंढाड़ में जो वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा? कछवाहा रहेगा। और इधर मारवाड़ है तो मारवाड़ में जो वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा? राठौड़। और मेवाड़ में जो बड़ा वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा? सिसोदिया। और इन राजाओं के नाम के पहले क्या लग जाएगा? राव। और इन राजाओं के नाम के पहले क्या लग जाएगा? राणा। और इन राजाओं के नाम के पहले क्या लगेगा? और सवाई। मिर्जा है तो कहां के? और सवाई है तो जयपुर के। अब सोचो, सिलेबस में तुम्हारे एक राजा का नाम दे रखा है और उसका नाम है मिर्जा मानसिंह। मिर्जा मानसिंह कहां का राजा था? ढूंढाड़। ढूंढाड़। ढूंढाड़ में भी कहां का वंश? कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो अगर ये चीज आपको कवर्ड है तो इसका मतलब आपको सिलेबस को समझने में दिक्कत नहीं आएंगी। तो कोई ना, मैंने आपको जितनी भी जो बेसिक और जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने दी है, और कल इसी टॉपिक को बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा और आपको लिखाते हुए सीधा इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बना दूंगा, बोर्ड पर कल ही लिखाऊंगा इसको तरीके से। और क्योंकि राजस्थान का इतिहास जब हम शुरू करें तो हम उस व्यक्ति से शुरू करें जिसने राजस्थान के इतिहास को लिखा। कर्नल जेम्स टोड है कौन, उसके पूरे बैकग्राउंड से अपन लेकर के चलेंगे कि कर्नल टोड और उसकी बातें। तो कल अपन सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।